मॉर्निंग दोस्तों। पुनः आपको ईडू ग्लोबल स्टडी परिवार में काफ़ी स्वागत है। पुनः आपको जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आइए आगे हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बताया। आज हम मेरा जो क्लास है, जो आपका हेडलाइंस लिखे होंगे, सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन है काफ़ी वेरिएट होते रहता है, तो सूर्य के बारे में भी जानना है। और सूर्य का ही एक ग्रह के रूप में पृथ्वी आएंगे हम लोग, और पृथ्वी में हम भारत को सर्च करेंगे, तब जाके भारत का भूगोल पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट क्लास में बोल दिया था आप लोगों को। सो मैं आप लोगों को दो तीन घंटा की क्लास में कुछ बेसिक बातों को बताऊँगा, और इसी क्रम में मैं आप लोग के सामने यही सारी चीज़ को रख रहा हूँ। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो रेगुलरली देख रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। चलिए आइए बिना समय को गंवाए हुए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ भारत का भूगोल, और इस तथ्य भारत के भूगोल के अंतर्गत सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना हमको जरूरी है। आइए सबसे पहले, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था, हमारे ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में सौरमंडल है, और उसी सौरमंडल में एक सौरमंडल मैंने यहाँ पर बताया। इस सौरमंडल का जो नाम है हम लोग दे देते हैं, इसका जो नाम है याद रखेंगे। इसमें हम लोग जिस प्रकाश सौरमंडल में रहते हैं उसे मंदाकिनी कहा गया। ये जो सौर है इसे मंदाकिनी, ये मंदाकिनी है आपका, या इसी को दुग्ध मेघला कहते हैं, या हम पिछले क्लास में बताए थे, या इसी को मिल्की वे कहते हैं। और ये एक प्रकार का सर्पिलाकार है। कभी कभी पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ को चर्चा कर चुका हूँ, फिर भी एक बार कर देते हैं। हमारे जो मंदाकिनी या दुग्ध मेघला सौरमंडल है, सौरमंडल नहीं, आकाश जो गंगा है, आकाश गंगा, इसका आकार का भी चर्चा मैंने किया था। सर्पिलाकार, स्पाइरल सर्पिलाकार होता है। लगभग जितने भी ब्रह्मांड में आकाश गंगा होता है, लगभग सभी का जो आकार का दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो सर्पिलाकार दिया गया है। और उसी में से हमारा जो आकाश गंगा है यही है, देख रही है, इसी तरह से हमारा आकाश गंगा है। और आकाश गंगा का जो निर्माण हो, आकाश गंगा में तारों का असंख्य करोड़ों की संख्या में, मैंने बताया था, ये अपना विचरण करते रहता है, इस तरह से मूवमेंट होते रहता है। करोड़ों की संख्या में तारा का निर्माण होता है, तारा युवावस्था में जाती है, और अंत में तारा का मृत्यु हो जाती है। यही इसी तरह से अपना भुजा में चक्कर रहता है, यहाँ तारा का निर्माण होती है, इसके बाद धीरे 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 इस तरह से चक्कर लगाती है, और चक्कर लगाने के बाद ये बीच वाले जो स्पेस होता है उसे हम लोग ब्लैक होल या बल्ज कहा जाता है। तो पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा? बताइए आकाश गंगा के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? तो हम लोग आकाश गंगा के केंद्र बिंदु को ब्लैक होल या बल्ज कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर कॉपी में लिखिए, मैं तो यहाँ नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप लिखिए। आकाश गंगा के केंद्र बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्लैक होल या बल्ज कहा जाता है। और ब्लैक होल या बल्ज में ही जब तारा का निर्माण होते होते अंत में जब तारा अपना सारी उष्मा को, ऊर्जा को, प्रकाश को खो देती है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहाँ होती है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तारा की मृत्यु कहाँ होती है? तो बल्ज में ही होती है। यानी जो हमारा आकाश गंगा होता है, किसी भी आकाश गंगा के बल्ज में ही जाके इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे लाल दानव भी कहा जाता है। जब ये मृत्यु होती है, पूछा जाएगा, मृत्यु तारा को लाल दानव भी कहा जाता है, लाल दानव। आशा करते हैं ये बात समझ गए। अब आइए हम लोग इसमें तो असंख्य मतलब ये हमारे आकाश गंगा में अरबों की संख्या में, अरबों की संख्या में तारा है, लेकिन सभी तारा के बारे में जानना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में या हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से सूर्य पर महत्वपूर्ण फोकस करना है। तो आज के क्लास में मेरा मुख्य फोकस जो है, इसी आकाश गंगा मंदाकिनी में से एक सूर्य को निकालूंगा,
और ये सूर्य के बारे में हमको अभी अच्छे से हम आप लोग को डिटेल्स बताएंगे। तो यहाँ पर चलिए, ये पहला भुजा हुआ, ये दूसरा भुजा हुआ। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी, तो बताइए हमारे आकाश गंगा में सूर्य का स्थान किस भुजा पे है? तो दूसरी भुजा पे है, यहाँ पर है। हमारे सूर्य जो है अभी युवा अवस्था में, यहाँ होता है भ्रूण अवस्था। जब तारा का जन्म होता है आकाश गंगा की छोर पे, शुरुआती छोर पे, उसे भ्रूण तारा कहा जाता है। जब यह मध्य में आ जाती है तो उसे कहते हैं युवा। और जब लास्ट में ये बल्ज के पास चली जाती है, ब्लैक होल के पास चली जाती है, तो वहाँ पर वृद्ध तारा होती है, या इसे मृत्यु तारा भी कहा जाता है, इसे लाल दानव भी कहा जाता है। तो आज हम लोग मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। इसी आकाश गंगा में से एक तारा को निकालते हैं, उसे हम लोग सूर्य कहते हैं। और हम लोग भी किस तारा के आसपास है पूछा भी जाएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा का क्या नाम है? तो सूर्य है। या हमारे सबसे नजदीक तारा कौन सी है? तो सूर्य है। तो चलिए इसके बारे में काफी डिटेल्स की बात करते हैं। आइए, तो इस आकाश गंगा में से मैंने एक सूर्य को निकाल लिया। आइए, यहाँ ये सूर्य है, इसका नाम दे दीजिए SUN, सन, सूर्य। ये सूर्य है। आज मैं आप लोगों को सूर्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आइए सभी बच्चे यहाँ पर हमारे सूर्य को देखते हैं। इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण, ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आइए सूर्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहले सूर्य के बारे में देखेंगे। तो देखिए, आपके सामने ये सूर्य है और मैंने सूर्य का एक केंद्र बिंदु बनाया है। ये से कहते हैं केंद्र बिंदु। सूर्य का जो मुख्य बिंदु होता है, इसको हम कहते हैं केंद्र बिंदु। ये आपका सूर्य का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु याद रखेंगे। सूर्य के मध्य वाले पॉइंट को, यहाँ हमारा सवाल बन जाएगा, सूर्य के मध्य बिंदु, सूर्य के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं, केंद्र। या इसे याद रखिएगा, एक भाग सुनेंगे क्रोड या कोर कहते हैं, कोर, कोर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कोर होते हैं। कहा भी पूछा भी जाएगा आपसे, बताइए सूर्य के कुल कितने पार्ट होते हैं, कितने सतह होता है? तो हम लोग क्या किए, तापमान के आधार पर इस पूरे सूर्य को 6 सतह में बांटा गया। पहला जो सतह है, ये वाली जो सतह है, इस सतह को आपको बोल दिया गया क्रोड। याद रखेंगे। देखिए, नंबर 1 पहला पार्ट। सूर्य के बीच वाले पार्ट को क्या कहा गया? क्रोड, जो सबसे ज्यादा गर्म होता है। और क्वेश्चन भी बनेगा, तो बताइए पृथ्वी के क्रोड, सॉरी, सूर्य के क्रोड या कोर का तापमान कितना होता है? कोर का तापमान, क्रोड या कोर का तापमान, तो याद रखिएगा 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मिलियन डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो 1.5 को जब 10 लाख से गुणा कीजिएगा तो ये आपका 15 लाख आ जाएगा, 15 लाख डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको भी याद रखेंगे, पूछा जाएगा। सूर्य के क्रोड या मध्य बिंदु या केंद्र का तापमान कितनी होती है? तो या तो मिलियन में जब बोलेंगे तो 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस होती है, या इसको हम लोग कह सकते हैं 15 लाख डिग्री सेल्सियस। बहुत अधिक तापमान है, तभी तो हम लोग लगभग सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। फिर भी यहाँ के देखिए कि आपको मई जून जुलाई वगैरह में गर्मी का कितना एहसास होती है। ये जो गर्मी या ऊर्जा या तापमान जो आई, आपका सूर्य के ही यहीं से आई है। और ये हमारे पृथ्वी पर नहीं आती है, जहाँ तक इसकी पूरा पहुँच होती है तहाँ तक ये पूरे वायुमंडल को, उस ग्रह को पूरे गर्म करके रखती है। तो इसके पास बहुत सी उष्मा है, एनर्जी है। और ये उष्मा एनर्जी कहाँ से आती है, सभी हम बात करेंगे। तो आइए, सूर्य की जो पहली सतह है उसे क्रोड कहा गया। दूसरी जो सतह है यहाँ पे, ये वाले जो हम इससे पूरे तरह से इससे कवर करेंगे, मतलब क्रोड को कवर करेगा पूरा का पूरा, ये जो मैंने बनाना हो, उसे रेडिएशन पेटी कहा गया। दूसरा पार्ट पूछा जाएगा क्रोड के बाद
सूर्य में दूसरा पेटी का क्या नाम है, दूसरा सतह का क्या नाम है, दूसरा भाग का क्या नाम है, तो उसे रेडिएशन पेटी कहा जाता है, जहां से अल्फा, बीटा, गामा बहुत तरह की किरणें निकलती है। पृथ्वी पर भी बहुत सी किरणें आती है, लेकिन पृथ्वी का एक कहिए जीवन रक्षक जिसे ओजोन पेयर कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं, वो सभी पृथ्वी सूर्य से निकलने वाली जहरीली गैस होती है या हानिकारक गैस होती है, उसको ओजोन मंडल ने अपने आप में अवशोषित कर लेती है। तो जो दूसरा पेटी है वह रेडिएशन पेटी होती है, यहीं से अल्फा, बीटा, गामा या बहुत तरह की जो हानिकारक गैसेस हैं पृथ्वी के लिए वो यहीं से निकलती है। तीसरा जो मंडल है ये वाले, उसे संवहन मंडल कहते हैं। चौथा जो है इसे प्रकाश मंडल कहते हैं, और पांचवा जो है वर्ण मंडल कहते हैं, और लास्ट में जो पृथ्वी का अंतिम भाग है जो हम लोग देखते हैं उसे किरीट या कोरोना कहा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी के सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहा गया है, तो किरीट कहा गया है, किरीट या कोरोना कहा गया है, कोरोना कहा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के सबसे अंदर वाले जो सतह होता है उसे क्रोड कहा गया या कोर कहा गया है, और जो सबसे बाहरी जो कहा गया इसे किरीटी या कोरोना कहा गया है। तो दोनों का तापमान आपको जानना जरूरी है, तो आप ये एक याद जरूर रख लीजिएगा, सूर्य के जो क्रोड है या कोर है उसका तापमान 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, दैट इज कॉल्ड 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए सूर्य के सतह का तापमान कितना है, सूर्य का सतह का तापमान कितना है, तो आप याद रखेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस है। यानी सूर्य का जिसे प्रकाश जहां आती है, जो हम लोग कभी कभी देखते हैं एकदम चमकते हुए, ये सूर्य के कोर या अन्य भाग के अंदर हम नहीं देख रहे हैं। सूर्य का जो प्रकाश जहां से प्राप्ति होती है हम लोग को पृथ्वी पर जहां तक पहुंचती है, या हम लोग कुछ देखते हैं इसको, ये सूर्य है, तो उसकी सूर्य को हम लोग वो पार्ट जो हम लोग देखते हैं इसे किरीटी या कोरोना कहा गया, उसकी जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। दोनों में अंतर समझिएगा। पृथ्वी के कोर का तापमान जहाँ से एनर्जी क्रिएट होती है वहाँ का जो तापमान होता है वो 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, और सूर्य के सतह का जो तापमान होता है वो 6 डिग्री सेल्सियस। आशा करते हैं इतना बात आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें को और समझने की कोशिश करते हैं। लगभग 10 बिंदु है, 10 बिंदु को हम समझते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे, चलिए आइए देखिए। तो 6 पेटी के बारे में समझ गए। अब आइए हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न को देखते हैं। आइए, जैसा कि हम लोग जानते हैं सूर्य एक क्या है, एक पिंड है, ब्रह्मांड का एक पिंड है। तो कहा गया है जिस ब्रह्मांड में जिस पिंड के पास अपना खुद का उष्मा हो, ऊर्जा हो, प्रकाश हो, उसे हम तारा कहते हैं। तो ये बताइए इसके पास इसके पास एनर्जी है, प्रकाश है, ऊर्जा है, इसलिए सूर्य एक प्रकार का तारा है। याद रखेंगे सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है। तो कोई भी आज के बाद पूछ दिया जाए सूर्य क्या है, ग्रह है नहीं, उपग्रह है नहीं, क्षुद्र ग्रह है नहीं, उछल तारा है नहीं, ये एक प्रकार का श्योरली एंड फाइनली तारा है। तो एक आशा करते हैं आप लोग आज के बाद कोई भी बच्चे पूछे आपसे सर सूर्य क्या है, तो कहिएगा सर सूर्य एक प्रकार का तारा है। दूसरा मैंने पहले ही बताया था, सूर्य जो है सौरमंडल आकाश गंगा का चक्कर लगाती है, और जब चक्कर लगाती है तो क्या यह पहली भुजा पे नहीं, ये अभी वर्तमान में हमारे जो मंदाकिनी आकाश गंगा है उसकी दूसरी छोर पर ये बैठा हुआ है। और जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से सूर्य भी मंदाकिनी या आकाश गंगा की बल्ज को चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है। तो याद रखेंगे दूसरा सवाल में सूर्य बल्ज या ब्लैक होल का घड़ी के विपरीत दिशा में, आप देखिए यहाँ पर बात होती है परिक्रमा तो करते हैं,
लेकिन दो प्रकार की परिक्रमा होता है, एक घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज और एक घड़ी के विपरीत दिशा में, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको एक कमेंट में, आप पहला कमेंट जरूर, आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट का जरूर जवाब दीजिएगा। हम जैसा जानते हैं पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, किसकी परिक्रमा करती है? तो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो बताइए क्लॉकवाइज परिक्रमा करती है या एंटी क्लॉकवाइज? इसका एक लाइन में आंसर बताना है। सो पृथ्वी सूर्य की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में परिक्रमा करती है। तो यहाँ मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ। सूर्य भी जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार से सूर्य भी आकाशगंगा के बल्ज या ब्लैक होल की भी परिक्रमा करती है। ऐसा नहीं, कितने बच्चे का ये आइडिया रहता है जैसे सूर्य स्थिर है। हमारे रेफरेंस में देखा जाए, पृथ्वी के रेफरेंस में देखा जाए तो ठीक है स्थिर है, लेकिन ऐसा ही नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं परिक्रमा करती है। तो किसकी परिक्रमा करती है? तो याद रखिएगा बल्ज या ब्लैक होल की घड़ी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। इसको हेडलाइन जरूर कर लेंगे आप लोग, घड़ी की विपरीत दिशा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बोला है। सो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा तो करती है, लेकिन क्लॉकवाइज में करती है, घड़ी की दिशा में करती है या घड़ी के विपरीत दिशा में करता है, क्लॉकवाइज करती है या एंटी क्लॉकवाइज करती है, उसको आपको बताना है। आइए दूसरा क्वेश्चन भी हमको आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तीसरा सवाल है, सूर्य आकाशगंगा की दूसरी भुजा पे, मैंने बताया था इसमें कुल 3 भुजा है। यहाँ पर भी क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। हमारे आकाशगंगा का मतलब हो गया मंदाकिनी। जो ही हमारे आकाशगंगा का मतलब मंदाकिनी में कुल 3 भुजा है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ मैं। हमारे आकाशगंगा या मंदाकिनी या दुग्ध मेखला में कुल कितने भुजा है? तो 3 भुजा है। और वर्तमान में हमारा जो सूर्य है वह सूर्य आकाशगंगा की दूसरी भुजा पर स्थित है, याद रखेंगे, दूसरी भुजा पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा। चौथा सवाल की बात करें, सारी बात हम लोग सूर्य के बारे में कोशिश कर रहे हैं बताने का। अब आई सूर्य की आयु, मतलब कि सूर्य, मैंने पहले ही बताया था, कितने बच्चे को आइडिया रहता है, तो ब्रह्मांड में जितना भी चमकते हुए चीज़ है वो अनंत काल के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात आप लोगों को एकदम वास्तविकता चीज़ बता रहा हूँ। ब्रह्मांड में जो भी चीज़ आप आंख से देख रहे हैं, चाहे आज इसकी नष्ट हो, कल नष्ट हो, 1000 साल के बाद नष्ट हो, 5000 साल के बाद नष्ट हो, 5 करोड़ साल के बाद नष्ट हो, कभी ना कभी श्योरली वह नष्ट होगा, अंत होगा, विनाश होगा। जिसको हम आंख से देख रहे हैं और हम जिसको आंख से नहीं देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिसको अपने आत्मा के साथ जोड़ते हैं, जैसे परमात्मा, वो कभी भी विनाश होने वाला चीज़ नहीं है। जब ये ब्रह्मांड था तभी परमात्मा थे, ब्रह्मांड नहीं भी रहेगा, ब्रह्मांड की पिंड नहीं भी रहेगा, तब भी परमात्मा रहेंगे। क्योंकि परमात्मा जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, ये सभी लोग इस सभी चीज़ों से परे होते हैं। गॉड के द्वारा ये पूरे हमारे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा क्रिएट किया गया है। इसलिए इस बातों को याद रखेंगे। आंख से देखने वाले जितने भी समस्त वस्तुएं होती हैं सभी विनाशक होते हैं, विनाश होगा, आज न कल विनाश होती है। तो हमारी अगला बात है सूर्य की आयु, मतलब कि आयु कब होता है? जब किसी का जन्म होता है। तो मैंने पहले ही बताया था, जितने भी आकाशगंगा की जो छोर होती है, हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन के द्वारा इसका जन्म होता है। तो कितना दिन पहले जन्म हुआ? तो सूर्य की आयु याद रखेंगे 4.5 अरब साल पहले, याद रखेंगे। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, इसी को हम लोग लिख सकते हैं। मैंने बताया था 4.5 बिलियन साल पहले। अगला क्वेश्चन है सूर्य का निर्माण। देखिए सूर्य का निर्माण जो हुआ है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ। और ऐसा नहीं हाइड्रोजन और हीलियम है, कुछ अन्य गैस भी है इसमें। लेकिन आपको ये भी यह एक कंसेप्ट है, आपसे पूछा जाए सूर्य का निर्माण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत योगदान है, याद रखिएगा 70% हाइड्रोजन है। हीलियम कितना परसेंट है? तो 28% हाइड्रोजन है और 2% अन्य गैस है। इसी प्रकार से हमारा देखते हैं सूर्य जो है 100% में
पूछा जाएगा सूर्य के निर्माण में या सूर्य में सबसे अधिकतम गैस कौन सी है, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन। सूर्य में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गैस या सर्वाधिक गैस कौन है, तो आप कहेंगे हीलियम है सर। और इसके बाद न्यूट्रॉन होता है, बहुत तरह के बहुत सा तत्व और होती है जो 2% में होता है, लेकिन मुख्य रूप से सूर्य का जो निर्माण हुआ है वो हाइड्रोजन और हीलियम के गैसों से हुआ है। और इसका परसेंटेज भी आप याद रख लेंगे तो काफ़ी बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग दूसरा कमेंट में ये बताना है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक है। हमने यहाँ वो क्वेश्चन अलग है, हम आगे आएंगे, पृथ्वी पर भी आने जा रहे हैं, अगला क्लास में हमारा पृथ्वी ही होगा, सौरमंडल का चर्चा करेंगे। तो मैंने वहाँ बताया था सूर्य का निर्माण में, सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें जहाँ हम लोग हैं वहाँ सबसे कौन सी गैस है और कितना % है, कमेंट बॉक्स में। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल पे आप आते हैं। सूर्य का आकार आपसे पूछा जाए तो कहिएगा मोटा मोटी गोलाकार है। यहाँ हम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कहीं पर लिख लीजिएगा। सूर्य का आकार आपसे पूछा जाए, 10वां सवाल है, इस पर हम सभी एक एक करके हम दिखाते हैं। आपसे पूछा जाए सूर्य का आकार कैसा है, तो गोलाकार है। सूर्य का आकार कैसा है, तो गोलाकार है। अब कोई चीज़ गोलाकार होता है तो उसका त्रिज्या होगा, जैसे कोई गोल है तो उसका क्या होगा, या तो त्रिज्या होगा, व्यास होगा, क्षेत्रफल होगा, पेरीमीटर होगा, बहुत कुछ होती है। तो आपसे अगला क्वेश्चन है सूर्य का आकार गोलाकार है, तो भाई गोलाकार है तो उसकी त्रिज्या कितना होगी, याद रखेंगे सूर्य का त्रिज्या 6,96,000 किलोमीटर, 6,96,000 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, 6400 किलोमीटर मात्र होता है, और इसकी 6,96,000, लगभग समझ जाइए कितने बड़ा है। ऐसा नहीं हम लोग को लगता है अरे पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, अरे बहुत अंतर है, लाखों गुना बड़ा है। क्योंकि यहाँ से देख लीजिए, जिस प्रकार से हम जानते हैं पृथ्वी का त्रिज्या मात्र 6400 किलोमीटर है, और सूर्य का त्रिज्या जो देख लीजिए 6 लाख है, लगभग 6-7 लाख है, यानी 15 अब लगभग 100 गुना के आसपास ये बड़ा है त्रिज्या। तो इस प्रकार से देखा जाए सूर्य की त्रिज्या कितना है, तो 6,96,000। और आपसे सवाल पूछ दिया, बताइए सूर्य का व्यास कितना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए सूर्य का व्यास। तो हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े हैं 2 गुने त्रिज्या, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या। तो आप क्या करिएगा, 2 मल्टीप्लाई 6,96,000, इसको गुना करिएगा तो 00 12 9 2 18 1 19 6 2 9 12 1 13 13,92,000 किलोमीटर। यानी सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर हो। अब आइए अगला क्वेश्चन, ये भी समझ गए होंगे। आइए, हम लोग जानते हैं कि पूरे जो भी ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो अभिक्रिया पर आधारित होती है। तो सूर्य के अंदर जो है कौन सी अभिक्रिया, ये भी कितना बार क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो बताइए सूर्य के अंदर जो प्रकाश का या उष्मा का रिलीज होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कैसा रिएक्शन होती है। तो याद रखिएगा सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, क्योंकि हम अभी जानते हैं हाइड्रोजन 70% और 28% हीलियम दोनों आपस में रिएक्शन करके उष्मा ऊर्जा ओड़ा का क्रिएट करता है। तो यहाँ दो संलयन किसको कहते हैं, जब दो छोटे छोटे एटम अभिक्रिया करके आपस में एक बड़े एटम का जब निर्माण करते हैं उसे नाभिकीय संलयन किया जाता है। और जब एक बहुत बड़े एटम या एलिमेंट टूटकर छोटे छोटे एटम का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जैसे परमाणु बम हो गया, ये क्या होती है, किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। लेकिन सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन। तो देखिए दोस्तों, हम जो वीडियो बना रहे हैं और आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं तो बहुत बातें मैं बोल रहा हूँ, तो आप इसको कॉपी में जरूर नोट करते जाइए, अदरवाइज फिर फायदा नहीं है। तो देखिए नाभिकीय पूछा जाएगा पृथ्वी सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। आइए सूर्य की परिक्रमण काल मैंने बताया था, सूर्य भी
बल्ज या ब्लैक होल की परिक्रमा करता है तो सूर्य की परिक्रमण काल 25 करोड़ साल होती है, जिसे ब्रह्मांड साल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की कितने परत होती है? 6 परत होती है। 6 परत का नाम हम आप लोग को यहाँ पे लिखा दिए थे, 6 परत के याद रखिएगा। क्रोड, रेडिएशन पेटी, संवहन मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना और या किरीट। कभी कभी बच्चे ये लोग याद नहीं रखता है, खाली ये याद रख लेगा। पृथ्वी के वायुमंडल के कितने परत होते हैं? 6 मंडल होते हैं, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल, ये सब याद रख लेते हैं। लेकिन आपको पृथ्वी के भी मंडल को याद रख, सूर्य के भी जो परत होते हैं, पेटी होती है, उसको भी याद रखिएगा सिस्टमैटिक ढंग से। पहला जो होता है सूर्य का पहला पेटी परत क्रोड कहलाता है, दूसरा रेडिएशन पेटी होता है, तीसरा संवहन मंडल होता है, चौथा प्रकाश मंडल होती है, पांचवा वर्णमंडल होता है और छठा कोरोना मंडल होती है। इसी प्रकार से हम लोग आज इतना चीज़ देखें, ये हमारा सूर्य के बारे में था। और हम अभी आगे और आप बताएंगे, अभी बहुत कुछ है बताना सूर्य के बारे में, लेकिन हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हमारे सौर मंडल पे होगा, सौर परिवार पर होगा। और उसमें भी हमें सूर्य के बारे में और बहुत से ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगले क्लास में हम अपसौर बताएंगे, उपसौर बताएंगे, किस दिन सूर्य से पृथ्वी नज़दीक होती है, किस दिन दूर होती है, किस तारीख को होती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को कितना समय लगती है, न्यूनतम समय कितना लगती है, अधिकतम समय कितना लगती है, चंद्रमा से प्रकाश को आने में पृथ्वी पर कितना समय लगती है। उस सारी बातों को अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस क्लास में, इस वीडियो में मात्र आप लोग को इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो और आशा करेंगे और इससे भी बेहतरीन क्लास आप लोग को प्रोवाइड करूं। आप रेगुलरली आप लोग देखते रहिए। बहुत बच्चे का था सर ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट किया जाए बिहार क्लास के साथ साथ, तो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए हम ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट किया और रेगुलरली पढ़ेगी। ऐसा नहीं हम वीडियो को स्टॉप करेंगे या कुछ इस तरह से। आप लोग एकदम बने रहिए यूट्यूब पे, बहुत से लोगों को पहुंचाइए और आशा करते हैं आप चैनल को भी ग्रोथ करवाइए जहां तक हो सके। और हम कोशिश करेंगे आपको एक अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग को तैयार करके दें। तब तक के लिए फिर हम लोग आशा करते हैं एक नए वीडियो, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए बेहतरीन क्लास के साथ अब बहुत ही जल्दी आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा। थैंक यू वेरी मच।